जय हिंद। वॉइस आ रही है? ठीक है। क्या बेटा गोविंद, 1 दिसंबर ही मिला है तुम्हें शुभकामना देने के लिए? हैं? इस दिवस की भी शुभकामना दी जाती है क्या किसी को? चलो स्टार्ट करते हैं। तो नागरिकता में लगभग कंप्लीट हो गया था हम लोग का। एक दो पॉइंट्स बचे हैं, उसको खत्म कर लेते हैं। एक बचा हुआ है जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन वगैरह शुरू हुआ, उसके बारे में। और एक बचा हुआ है आपका जो 2019 में नागरिकता संशोधन हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, पीछे का। आई होप कि आप लोग को याद हो गया होगा कि नागरिकता का जो कानून है वो 5 से 11 तक जो आर्टिकल हैं उसके बारे में। ठीक है। और आई होप कि सब आपको मालूम चल गया होगा कि जो आर्टिकल्स हैं उसमें हमें बताया गया कि 26 जनवरी 1950 तक जो नागरिकता देने का प्रावधान है वो उसमें है। लेकिन उसके बाद जब संविधान लागू हो गया तो उसके बाद जो नागरिकता देने का प्रावधान है ठीक है। तो उसके बाद का अगर हम देखते, वॉइस आ रही है अब? ठीक है। तो 1975 55 का जो 1955 का जो 1955 का जो अधिनियम एक्ट बनाया गया, उसके तहत हम लोग को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। 5 मेथड थे जिससे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते थे और 3 मेथड थे जिससे नागरिकता हम खो सकते थे। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। चलो आज थोड़ा सा पॉइंट हम आपको करके इसको कंप्लीट करते हैं। आप हेडिंग डालेंगे प्रवासी भारतीयों की नागरिकता। नागरिकता संबंधी संशोधन अधिनियम 2003। ये 2003 में वो संशोधन किया गया। वही जो कार्ड वगैरह आप देख रहे हैं ना, पीआईओ कार्ड, ओसीआई कार्ड, वो सब इसी के बाद ही के हैं। संशोधन जब हुआ है तो उसके बाद आपने देखा था कि ओसीआई कार्ड लॉन्च किया गया था। तो प्रवासी भारतीयों के लिए ये। अच्छा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है कि प्रवासी और शरणार्थी दोनों एक ही है या अलग अलग? प्रवासी और शरणार्थी। महिमा डिफरेंट है, देवेंद्र अलग है। अलग है दोनों, ठीक है। शरणार्थी एक प्रकार से होता है कि जिस देश में वो है वहां पर उसको कुछ उत्पीड़न किया गया है उसका, या उस पर उसको ऐसा भय है कि उत्पीड़न हो सकता है उसका, तो उसकी वजह से जब वो दूसरे देश जाता है तो वो एक शरणार्थी है। प्रवासी उत्पीड़न के डर से नहीं जाता है। प्रवासी का मतलब होता है कि उसको एक बेहतर रोजगार की इच्छा है। जैसे कि मान लो अमेरिका जाना चाहता है, वो सोचता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरी योग्यता ज्यादा है, और अगर मैं अमेरिका जाऊंगा तो ज्यादा अच्छी नौकरी मिल जाएगी, पैसा ज्यादा कमा लेंगे। तो ये प्रवासी होते हैं कि जो रोजगार की वजह से या पढ़ाई की वजह से या किसी और काम की वजह से जाते हैं, वो प्रवासी होते हैं। शरारती जनरली वो लोग आते हैं जो उत्पीड़न, जैसे तालिबान है, तो तालिबान जब घुस गया तो वहां के बहुत सारे नागरिकों को डर हो गया कि भाई अब इसका राज होगा, दिक्कत होगी, तो किसी दूसरे देशों में जाके शरण मारने लगे कि भैया हमें अपने देश में शरण दे दो। तो एक प्रकार से वो शरणार्थी हो गए। ठीक है ना। तो प्रवासी है तो एक सबसे बड़ी बात आपको जानना है कि 22 दिसंबर 2003 को पारित हो गया। ठीक है। ये पारित हो गया 22 दिसंबर 2003 को, ये पारित हो गया।
अध्यक्ष कौन थे? जो कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्षता एक व्यक्ति थे, उन्होंने की थी, लक्ष्मीमल सिंघवी। मतलब एक कमेटी बनाई गई थी इन सब मामलों को देखने के लिए, और उसके जो अध्यक्ष थे वो एलएम सिंघवी थे, यानी कि लक्ष्मीमल सिंघवी थे। इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था असल में। 2000 में एक कमेटी बनी थी, 2000 में बनी थी एक कमेटी, और एक्ट जो लागू हुआ 2003 में हुआ। तो 2000 में जब एक कमेटी बनी तो इन्होंने एक प्रावधान किया था कि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे हमारे बहुत सारे नागरिक हैं, तो उनको एक इस तरह से हम लोग ट्रीट करें, क्योंकि वो भारतीय मूल के ही रहे होंगे, तो हम उनको एक नागरिकता दें, ठीक है, कहीं भी वो रहें। अब क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप थी हमारे पास, भाई हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान था, तो हम कैसे उनको दोहरी नागरिकता दे देते। लेकिन हाँ, कुछ विशेष दर्जा देने के तहत 2003 में जो एक्ट पास हुआ, उन्होंने कहा ठीक है, कुछ देश हम सिलेक्ट कर लेते हैं जहां पर वो रहेंगे अगर, तो हम उनको एक नागरिक का रूप मान लेंगे। बट हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि दोहरी, देखो कहा जाता है कि दोहरी नागरिकता है, लेकिन एक प्रकार से आप कहोगे कि एकल नागरिकता ही है उनकी यहाँ की, बट एक विशेष दर्जा उनको दे दिया गया है कि हाँ आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो हम ये पूरी तरह से दोहरी नागरिकता नहीं कहेंगे, एक संक्षिप्त रूप कहेंगे कि मतलब एक उनकी बेनिफिट के लिए हमने ऐसा किया था। तो लक्ष्मीमल सिंघवी ने ऐसा कहा कि ऐसे देशों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर दीजिए, जिससे वो मतलब दिक्कतें ना हो उन्हें भारत आने में, है ना। तो ये एक्ट लाया गया और इसमें 16 देशों का प्रावधान किया गया। उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल नहीं थे। तो 16 देशों को सम्मिलित किया गया कि अगर यहाँ पर ये लोग हैं तो हम एक प्रवासी नागरिक के रूप में उनको नागरिकता दे देंगे अपना, ठीक है, कि यहाँ आने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मतलब जैसे बार बार वीजा लगाना है तो उन्हें बार बार वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार यहाँ आकर के किसी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करना है कि हम वहाँ के हैं, ये तो ये भी छूट दी गई कि बार बार आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक टाइम लिमिट बताया गया कि 6 महीने में या 12 महीने में आपको केवल जाना है, बस एक बार बताना है। इस तरह से कुछ छूट दे दिया गया उनको। तो इसी को हम लोग एक दोहरी नागरिकता के रूप में देखते हैं, क्योंकि हमने कई सारी चीजों में उनको छूट दे दी थी। हाँ, लेकिन इनको उस चीज में छूट नहीं है, मत देने का अधिकार इनको नहीं दिया गया, लेकिन बाद में आ गया है। 2011 के बाद आपको बताया था कि वो भी अब दे सकते थे वो लोग, लेकिन उस समय जब ये एक्ट बन रहा था तब मत देने का अधिकार उनका नहीं था। दूसरा, कृषि भूमि नहीं खरीद सकते थे वो, मतलब संपत्ति वगैरह नहीं खरीद सकते थे, कृषि से रिलेटेड ये सब चीजें नहीं कर सकते थे लोग, ठीक है ना। सरकारी नौकरियों में ये नहीं स्थान पा सकते थे कि गवर्नमेंट जॉब में अगर वो है तो वो मिल जाए, ये सब चीजें नहीं रखा गया। ये ओसीआई कार्ड वालों के लिए हम बता रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं लेकिन वो ओसीआई कार्ड धारक हैं, ये सब वो लोग नहीं कर सकते। तो प्रवासी भारतीय एक प्रकार से वही हो गए कि भारतीय मूल के ही थे और वो वहां चले गए थे, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या समथिंग उस तरह से। तो इसको हम लोग एक दोहरी नागरिकता के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि लक्ष्मीमल सिंघवी ने थोड़ा सा इनकी पैरोकारी की कि इनको दे दिया जाए बेनिफिट, ठीक है। इनको 2000 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी, इनको एक्सेप्ट किया गया और 2003 में ये एक्ट बनाया गया और ये पारित हो गया। इन्हीं के मतलब प्रपोजल पर ही लक्ष्मीमल सिंघवी की जो कमेटी थी, इन्हीं के प्रपोजल पर एक दिन निश्चित किया गया जिसको कहा गया 9 जनवरी। और 9 जनवरी को एक दिवस मनाया जाने लगा, प्रवासी भारतीय दिवस, या नॉर्मल हम लोग कहते हैं प्रवासी दिवस। तो एक प्रकार से हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि प्रवासी दिवस कब हमने मनाना शुरू किया, 9 जनवरी। और 9 जनवरी ही क्यों, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग जानते होंगे इस बारे में, क्योंकि महात्मा गांधी जी वाला जो केस है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि महात्मा गांधी जो थे 9 जनवरी 1915 को 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अब थे तो ये यहीं के, अपने ही मूल के थे, भाई जन्म तो इनका यहीं हुआ था, लेकिन वो दक्षिण अफ्रीका में थे, तो एक प्रकार से प्रवासी के रूप में हो गए थे, ठीक है ना। वहां पर अपना वो काम वाम जो भी कर रहे थे वो सब, तो एक प्रवासी भारतीय हो गए थे। तो इसी वजह से जब ये यहाँ पे लौटे थे तो इन्हीं के दिवस के रूप में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अच्छा, एक बात और, पहले जो था हर साल मनाया जाता था, लेकिन आई थिंक कि 2015 के बाद से अब ये हर 2 सालों पे मनाया जाता है। जैसे 2015 के पहले अगर हम देखें
तो ये हर साल मनाया जाता था 9 जनवरी को ही, लेकिन अब ये हर साल नहीं हुआ है। अब प्रावधान जो किया गया है वो 2 साल पे कर दिया गया है कि हर 2 साल पे हम प्रवासी दिवस मनाएँगे। ठीक है? तो इस तरह से एक पॉइंट आपका इसमें है। अच्छा, इसमें एक और क्या प्रावधान किया गया, वही दोहरी नागरिकता वाला कि कुछ देशों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ विशेष छूट उनको दे देंगे, कि बार-बार उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो 2003 में ही 2003 में 16 देशों 16 देशों के प्रवासियों को दोहरी नागरिकता संक्षिप्त रूप से दी गई। लेकिन वो प्रवासी कौन? भारतीय प्रवासी। 16 देशों के भारतीय प्रवासियों को दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। इसमें देखो पाकिस्तान नहीं है, इसमें आपका बांग्लादेश वगैरह नहीं है। अगर नाम जानना है तो ठीक है, लेकिन नाम कभी पूछा नहीं जाता आपसे। बट चलो हम कुछ नाम बता देते हैं आपको, जिससे थोड़ा-सा आइडिया रहे। एक है स्विट्ज़रलैंड, जिसको रखा गया था। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, इज़राइल, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इज़राइल, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूज़ीलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन और यूएसए। तो ये एक प्रावधान किया गया, ठीक है। अभी ज़्यादा नहीं छूटा है किसी का, अभी इतना ही पढ़ाएँगे। अगर भारतीय नागरिक इन देशों में जाके बसे हुए हैं, तो हम उनको विशेष छूट देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि मत देने का अधिकार इनको हम नहीं दे रहे कि वोटिंग दे सके, वोट नहीं दे पाएँगे और कृषि से रिलेटेड भूमि नहीं खरीद पाएँगे और गवर्नमेंट जॉब इनको नहीं मिलेगी, मतलब गवर्नमेंट जॉब में ये पदाधिकारी नहीं बन पाएँगे। तो ये कुछ प्रावधान किए गए थे 2003 में 16 देशों पर। आगे चलकर कई सारे देशों को और शामिल किया गया है, बट मुख्यतः हम लोग को 16 मिलता है, बाकी संशोधन हुआ है आगे भी। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश हमेशा बाहर रखा गया है, अभी भी शामिल नहीं है। उन देशों को जो दूसरे देश शामिल किए गए हैं अभी रिसेंट में भी, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश अभी भी शामिल नहीं। तो जब शुरुआत की गई थी तो 16 देशों को शामिल किया गया था। तो एक प्रकार से कहते हैं कि इनको कुछ सुविधाएँ दे दी गई थी, इस वजह से वो दोहरी नागरिकता के रूप में जाना जाता है। लेकिन इनको वो वाली नागरिकता का सुविधा नहीं है, जो हमारे नागरिकों को है, जो वोट देने का अधिकार हमें है। हम कहीं भी नौकरी करने का हमें अधिकार है, जो हम यहाँ के सिटीज़न हैं। और सरकारी नौकरी हो गया आपका, कृषि भूमि, कुछ भी हम लोग खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ उनको नहीं दी गई। तो एक प्रकार से संक्षिप्त रूप है, मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में नहीं, थोड़ा बहुत उनको हेल्प करने के लिए किया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी प्रवासी भारतीय वाले के उसमें, ये इम्पोर्टेंट था पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये ध्यान रखिएगा, ये अधिनियम कब पारित हुआ है? ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो 22 दिसंबर 2003 को ये प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड, नागरिकता से रिलेटेड ये पास किया गया। लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता थी, ध्यान रखिएगा, इनकी कमेटी बनी थी ये। और प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी लौटे थे इस दिन दक्षिण अफ्रीका से। तो इसको रूप में हम देखते हैं, लेकिन आज की डेट में हम हर 2 साल में मनाते हैं। पहले ये हर साल था, लेकिन 2015 के बाद ये अब 2 सालों पे मनाया जाता है। उस 2003 में जब हमने ये एक्ट बनाया था, तो उसमें हमने 16 देशों के निवासियों को, जो भारतीय प्रवासी थे, उनको हमने दोहरी नागरिकता का प्रावधान दिया था, जिसमें कुछ सुविधाएँ इनको मिलेंगी, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, ज़मीन खरीदने का यानी कृषि भूमि से रिलेटेड नहीं मिलेगा और सरकारी नौकरियों में इनको प्रावधान नहीं दिया जाएगा। ये सब चीज़ें उसमें थी। सर ये किस एक्ट में है? तो है तो ये एक्ट में, यही तो बता रहे हैं 2003 के एक्ट में। और क्या बता रहे हैं? ये सब इसी एक्ट में, तो ये एक्ट ही तो है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, ये एक्ट ही तो है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, यही बोला जाता है।
इसको कहा जाता है नागरिकता संबंधी संशोधन अधिनियम 2003, यही बोला ही जाता है उसे। ठीक है, क्लियर हो गया कुसुम? ठीक है, तो ये एक बात की गई। आई होप कि अब थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया ये चीजें। एक और पॉइंट इसमें जो रह गया था उसको देख लेते हैं, 2019 वाला, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए उसको। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। दक्षिण अफ्रीका को बाद में शामिल किया गया है, ठीक है, बाद में वो है, उस समय शामिल नहीं था। ठीक है, इसको बोलते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें बहुत चर्चा हुई, और आप लोग जानते हैं कि रिसेंट का बहुत बड़ा मुद्दा था ये वही वाला एक्ट है जिसमें 3 देशों से नागरिकों को यहाँ आने का मतलब था कि उनको यहाँ का नागरिक मान लिया जाए। पाकिस्तान और कौन था, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, 3 देश के जो माइनॉरिटी वाले हैं उनको यहाँ नागरिकता देने का प्रावधान, इसलिए बहुत कंट्रोवर्शियल था। और इसमें अभी भी चर्चा चल रही है, वही CNRC वाला जो प्रावधान वगैरह है, हम उसमें नहीं पढ़ रहे, मेन मेन बातें हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या हुआ था। कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंध रखता है तथा उसने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया है और उसके पास वैध दस्तावेज नहीं है, तो उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी इसमें नहीं है, मतलब मेनली इसमें उनको रखा गया था जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से थे, मतलब उस देश में माइनॉरिटी, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी देश था, तो उनको कहा गया जो माइनॉरिटी वाले हैं, जो कम उसमें थे। तो अब उसमें कौन है, हिंदू थे, ठीक है, हिंदू हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन, पारसी और ईसाई। अगर इस समुदाय से कोई है और वो 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले भारत में प्रवेश किया है, इससे पहले की बात हो रही है, उसके बाद की नहीं, तो इससे पहले अगर उसने प्रवेश किया है या उस दिन को प्रवेश किया है और उसके पास कोई वैसा दस्तावेज भी नहीं है वैधता का, तो भी इसको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, अगर ये इन कम्युनिटी से आते हैं तो।
ये प्रावधान किया गया था, ठीक है। एक दूसरा जो प्रावधान किया गया था स्टूडेंट, वो बहुत सिंपल था। भारत की नागरिकता प्राप्ति हेतु भारत में निवास करने की अवधि 5 वर्ष कर दी गई। ऐसे व्यक्तियों को नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। से नागरिकता दी जाएगी, इसके तहत दिया जाएगा। इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होंगे। यदि कोई ओसीआई कार्ड धारक भारत सरकार द्वारा निर्मित किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका ओसीआई कार्ड निरस्त किया जा सकता है। ये वो 5 पॉइंट हमने आपको बताए जो एक्चुअल में जो प्रावधान रखे गए इसमें, जो 5 पॉइंट, ठीक है। 2014 ही क्यों, अब ये तो गवर्नमेंट का है, हो सकता है कि गवर्नमेंट आई थी 2014 में तो उसने ये सोचा हो कि इसके बाद तो हम देख ही रहे हैं, ठीक है। 2015 में संशोधन भी हो गया था ना नागरिकता में, कानून में। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान बस देना है कि ये एक्चुअल में क्या किया गया था इस 2019 वाले में। तो देखिए बहुत सिंपल सा था। एक पहला तो बहुत कॉमन सा है, कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान, इन 3 देशों के लिए प्रावधान किया गया था। इन अगर समुदाय से वो बिलोंग करता है, देखो मुद्दा यही था, असल में बवाल क्यों हुआ था क्योंकि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं रखा गया। तो वो यही कह रहे थे कि अब इसको किस तरह से फैला गया कि जो मुस्लिम होंगे वो मतलब वो भी तो पीड़ित है या समथिंग। बट अब जो भी एक्ट बन रहा होगा तो ये सोचे होंगे कि भाई ये देश, तीनों देश देखो कौन से सिलेक्ट हो रहे हैं, अफगानिस्तान मुस्लिम मेजोरिटी देश है, बांग्लादेश भी मुस्लिम मेजोरिटी देश है और पाकिस्तान भी है। तो उन्होंने ये ऐसा हो सकता है सोचा हो कि भाई जब मेजोरिटी में है ही है ये लोग, तो इनका कौन सा उत्पीड़न या इनका कौन सा, पास कोई वैसा दस्तावेज भी नहीं है वैध, तो भी इनको हम इल्लीगल माइग्रेंट नहीं मानेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इनको सुविधाएं दी जाए। ये एक ये चीज था। अब देखो कोई भी अगर भारत का नहीं है, पीछे हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट, अगर भारत का नहीं है और उसको भारत की नागरिकता चाहिए थी तो उसका एक प्रावधान था, आपको बताया था कि कुछ 11 साल वगैरह रहना कंपलसरी था। और जब वो अप्लाई कर रहा हो तो अप्लाई करते समय उस 1 साल पहले वो भारत में रहा हो, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस याद है, 15 साल का रिकॉर्ड देखा जाता था जिसमें से
जिस साल वो अप्लाई कर रहा है उसके 1 साल पहले तक वो यहाँ होना चाहिए था और बाकी का जो 14 साल है उसमें से 11 साल रहना चाहिए था। बट ये घटा दिया गया इन लोगों के लिए। 2019 में ये प्रावधान में थोड़ा-सा इनको ढील दी गई और कहा कि 11 साल नहीं, आप 5 साल भी अगर रह लेते हैं तो भी आपको दे दी जाएगी। तो एक्चुअल में वो अवधि 11 साल की जो देखी जा रही थी कि कम से कम 11 साल तो रहना ही था। बट अब इन्होंने कर दिया कि नहीं, कम से कम 5 साल भी अगर रह लेते हो आप, तो भी आपको हम दे देंगे नागरिकता। ये एक प्रावधान इसमें दूसरे में रखा गया। तीसरा कि आप किस कैटेगरी में आएँगे, आप किस कैटेगरी के थ्रू नागरिकता लेंगे। तो जो 5 तरीके हमने बताए थे उसमें से एक तरीका है नेचुरलाइजेशन। तो इनको देसीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। जो यहाँ के लोग आए होंगे, तो उनको हम नेचुरलाइजेशन वाले प्रोसेस से देंगे। आपको हमने बताया था ये वाला कि नेचुरलाइजेशन वाले में ही वो 15 साल वाला रिकॉर्ड देखना था। लेकिन इस 15 साल में कम से कम 11 साल तो रहना ही था। और जिस साल आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके 1 साल पहले तक आप कंटीन्यूअस यहाँ रह रहे हैं। तो टोटल मिला के 12 होता है, लेकिन 11 साल कम से कम रहना ही था। उसी 11 साल को घटा करके इन लोगों ने 5 साल कर दिया कि अब 5 साल भी अगर आप रह लेते हैं तो हो जाता है। तो ये 2019 में प्रावधान किया गया। ये क्षेत्र नहीं आएंगे इसकी कैटेगरी में इस अधिनियम में ये लागू हो रहा है और वहां से अगर इन क्षेत्रों में भी अगर पहले से वो बसे हुए हैं, तो हम उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं करते। वो चाहे तो इस तरह से नहीं ले सकते। तो ये एक थोड़ा-सा प्रावधान 2019 में किया गया। एक और बढ़ाया गया, ये चीज़ पहले नहीं थी, जो 5वां ऐड किया गया है, ये 2019 में ही था। तो 2019 में एक नया लाया गया कि अगर ओसीआई कार्ड धारक कोई जो भारतीय विदेशी है, भारत का भी है, विदेशी है वो, अगर वो कोई गड़बड़ करता है, कोई भी कानून भारत सरकार द्वारा बनाया उल्लंघन करता है, उसका कार्ड तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रावधान 2019 में ऐड कर दिया गया। ठीक है? तो इस तरह से ये 2019 था, जो 3 देशों से यहाँ आने के लिए था। एनआरसी डिफरेंट चीज़ है, एनपीआर अलग चीज़ है, तो वो उसके बारे में हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर जो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हम उसकी बात किए हैं, जो एक प्रकार से सीए का आप समझ सकते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसी को आप सीए कह रहे हैं। तो 2019 में जो ये आया था। बाकी वो जो एनआरसी वगैरह वो एक रजिस्टर है जो उसमें मतलब आपका डिटेल वगैरह रखना है, वो एक अलग मुद्दा है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमने समझ लिया कि एक्चुअल में ये किसके लिए और कैसे चीजें शुरू की गई थी, क्या प्रावधान किए गए थे और अगर इनको नागरिकता देनी है तो हम किसके तहत देंगे। तो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से हम इनको देंगे। आई होप कि अब 2 चीजें जो बची थी वो आपको कंप्लीट हो गई नागरिकता में। अब कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया और एक आपका हो गया जो पीछे हमने प्रवासी भारतीय वालों का यूज वो देखा था, वो वाला। ठीक है, दोनों कंप्लीट होते हैं। बाकी अपना मेन फोकस रखिएगा, जो आर्टिकल्स हैं 5 से 11 तक, वो उस पर फोकस रखिए और जो 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के और 3 तरीके जो है खोने के, इस पर थोड़ा फोकस रखेंगे तो क्वेश्चन अगर बनेगा तो आ जाएगा। किस पार्ट में डिस्कशन किया गया है, पार्ट 2 में डिस्कशन किया गया है, ये चीजें आपको पता होंगी। एक जाते-जाते नागरिकता खत्म करते समय हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप देखें आप पीछे का कितना रिवाइज किए स्टूडेंट्स, तो आप जल्दी से उसका आंसर देंगे कि जो आर्टिकल 9 है वो हमें क्या बताता है। आर्टिकल 9 हमें क्या बताता है। और देखो महिमा करिए लैंड रिफॉर्म, हे महिमा, हम आर्टिकल पूछे हैं कि शेड्यूल पूछे हैं। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद पूछा है हमने। और देखो बोलने का अधिकार कह रहा है वो राहुल, तुम लोग खत्म हो क्या बिल्कुल एकदम। फंडामेंटल राइट अभी हम पहुंचे कहाँ। अरे सिंगल सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 9 9वां अनुच्छेद हमें सिंगल सिटीजनशिप बताता है कि अगर आप की नागरिकता जो है तो सिंगल एकल प्रावधान, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। कितने अच्छे से पढ़ाए थे बताओ, तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो। एक एक आर्टिकल को समझाए थे कि 9वें में ये बात है, 10वां 11वां पावर देता है संसद को, है ना, कि अगर वो कोई कानून बनाना चाहे तो बना सकता है। 5 से 8 तक हमें ये बताया जाता है कि 26 जनवरी 1950 के समय नागरिकता कैसे मिलेगी हमें। 5वीं में हमें ये बताया गया था कि आपका अगर डोमिसाइल यहाँ का है तो मिल जाएगा। 9वें में ये 6वें में ये बताया गया था कि अगर आप पाकिस्तान से भारत आए हैं तो कैसे मिलेगा। 7वें में बताया गया था कि अगर आप भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद जब गए थे आप वापस लौट के भारत आ गए थे तो कैसे मिलेगा।
8वीं में आपको बताया गया था कि आप भारतीय मूल के तो हैं, लेकिन आप इस समय विदेश की नागरिकता ले रखे हैं। 9वीं में आपको बताया गया था कि सिंगल सिटीजनशिप है और अगर किसी देश की लेते हैं तो ये नागरिकता खत्म हो जाएगी। 10वीं में बताया गया था कि कब तक आपकी नागरिकता बची रहेगी, जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य ना करें जिससे सरकार आपकी नागरिकता छीन ले, वो 10वीं में था। 11वीं में संसद को पावर दिया गया था कि अगर वो कोई संशोधन करना चाहता है तो उससे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें आपको डिस्कस हुई थी। पढ़ो भाई पढ़ो, रिवाइज करो स्टूडेंट्स, आप लोग चैंपियंस हैं, कुछ भी कर सकते हैं लेकिन पढ़कर। ठीक है, हाँ। अब ठीक है, नागरिकता कंप्लीट। नागरिकता का ये हाल है तो तुम्हारे संघ राज्य क्षेत्र का क्या हाल होगा, जो 1 से 4 आर्टिकल है, पहला वाला पार्ट। अगर हम उसमें एक भी आर्टिकल अगर अभी पूछ लेना, बताओ आर्टिकल 4 में क्या बताया गया है। देखो अभिषेक बताएगा, अभी राफिया भी बताएगी, सुमित भी बताएगा, देवेंद्र बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं पहले बताऊंगा, तो देवेंद्र पहले बताएगा। चलो, मीनू, शुभम, अनुज। आओ देखो, अब वो एक पूछ रहा है कि सर ये बताइए नवजात शिशु में कौन सी हड्डी नहीं होती। हम पढ़ा रहे हैं पॉलिटी और कह रहा है कि सर बायो का एक तो बता दीजिए कि कौन सी हड्डी नहीं होती है। कैसे कैसे खत्म लोग हो भाई, हैं। देखो कई लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, 2-3 के बारे में बताया गया है 2-3 के बारे में तो बताया गया है, क्या बताया गया, बताया ये गया है कि ये जो आर्टिकल में जो संशोधन है 2 और 3 वगैरह में, वो आर्टिकल 368 के बाहर रखे जाएंगे, 368 के वो बाहर रहेंगे, है ना। जो संशोधन उसके तहत नहीं करना है, इसका मतलब कि हम सामान्य बहुमत से उसको संशोधित कर सकते हैं जो राज्यों से रिलेटेड है, और प्रेसिडेंट इन संशोधनों को नहीं रोक सकता। तो ये चीजें उसमें है। एग्जैक्ट चीज याद करो स्टूडेंट्स, है ना, एग्जैक्ट चीज याद करो करो, क्योंकि जब ऑप्शन आएगा ना तो उस तरह से आएगा कि ये 368 के बाहर रखा गया है ना, ये मेन पॉइंट होता है। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ करके हम लोग देखेंगे अब कौन सा, अब पार्ट 3, तो आप ही से पूछ लेते हैं पार्ट 3 किसके बारे में है। यस, निधि, कहाँ है निधि। निधि शर्मा, बहुत मैसेज करती हो ग्रुप में। चलो ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पार्ट 3 की बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, पार्ट 3 में चलते हैं, फंडामेंटल राइट्स में। आ गए आपके मूल अधिकार, नागरिक आपको बना दिया हमने, आपको देश मिल गया, आप देश में आ गए, आप वहां के नागरिक बन गए। अब नागरिक बनने के बाद आप कहते हैं भैया हमको अधिकार तो दो, हमारे कुछ मौलिक अधिकार भी तो हैं। कहते हैं ठीक है भाई, चलो देते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स आपको, नागरिकता तो मिल ही गई है, ठीक है ना। तो डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे। तो आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपने पार्ट 3 पर। तो पार्ट 3 हमारा रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स से। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या, ऐसे अधिकार जिसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, सर हम वोट दिए थे तभी मोदी जी पीएम बन गए, तो हमने तुमसे कहाँ पूछा कि कैसे बन गए तुम कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर देते हो। सर अब मेघालय में शादी करवा दीजिए, अब सर अब मेघालय में शादी करवा करवा दिए, मेघालय में शादी करवा दी, क्या लिखा है मेघालय में शादी। तुम्हारा मतलब ये तुम्हें खराब लग रहा है क्षेत्र, वही हुलाला हुलाला करना है क्या जाके वहां पे आदिवासी लोग मतलब पहुंच जाना है। एक तो अच्छा सा जगह तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं स्टूडेंट्स की जिसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं जब ऐसा होता है जैसे आपातकाल वगैरह, तो उस समय हो सकता है। और अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, एक प्रावधान इसमें किया गया है। क्लियर है।
बेसिक बात करें तो हम लोगों के पास सारे मूल अधिकार ही नहीं है। एक्चुअल में जो हमारे अधिकार हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहा जाता है, संवैधानिक अधिकार। दो तरीके से होते हैं जो हमारे राइट्स हैं। एक बोला जाता है मूल अधिकार है, एक दूसरे होते हैं अदर। तो मूल अधिकार को लेकर तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हम जो दूसरे अधिकार हैं उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। जिसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उसको कहा जाता है कि उसका रक्षक सुप्रीम कोर्ट है, यानी मौलिक अधिकारों का रक्षक हमारा सुप्रीम कोर्ट है। अगर इससे रिलेटेड कोई होता है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सुनवाई करेगा, लेकिन बाकी जो है उनके ऊपर वो सुनवाई नहीं करता है। तो इस तरह से चीजें आपकी हैं। चलिए स्टार्ट करते फिर देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं स्टूडेंट कि ये आखिर मौलिक अधिकार शुरू कब से हुआ और कैसे मतलब ये दिमाग में आया कि नागरिकों को कुछ अधिकार भी देने चाहिए। तो एक्चुअल में इंग्लैंड में एक राजा थे, किंग जॉन। तो किंग जॉन नाम के एक राजा थे, आपको शायद ये पता नहीं होगा, हम थोड़ा कंफर्म कर देते हैं कि किंग जॉन नाम के एक राजा थे जो बहुत पहले 1215 के आसपास, जब आपका ये ऐबक ओबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक तो खैर मर गया है, इल्तुतमिश का शासन चल रहा है, मतलब भारत में 1211 से 1236 इल्तुतमिश है ना। तो उस समय 1215 के आसपास जो इंग्लैंड में जो राजा हैं वो है किंग जॉन। किंग जॉन नाम के राजा हैं। सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था ये। तो उन्होंने क्या किया था कि अपने नागरिकों को उन्होंने कुछ अधिकार देना शुरू किया था। एक रिटन डॉक्यूमेंट था कि देखिए आज से हम अपने यहाँ जो नागरिक हमारे इसमें रह रहे हैं उनको हम कुछ अधिकार दे रहे हैं। ये एक पहला कॉन्सेप्ट था जो पहली बार इस तरह से रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में अपने नागरिकों को एक मूलभूत अधिकार देने की शुरुआत की गई थी। तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले एक रिटन फॉर्म में किसने शुरू किया था, तो ये इंग्लैंड का जो राजा है किंग जॉन, 1215 में उसने ये शुरुआत की थी अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देने की। क्लियर। और उसको उसने कहा था मैग्ना कार्टा, एक शब्द यूज किया था उसने, मैग्ना कार्टा। तो वो जो अधिकार थे, वो जो रिटन डॉक्यूमेंट था उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो ये एक शुरुआत मान ली गई। फिर क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि सीधे मूल अधिकार हमारे संविधान में ही ऐड कर दिए गए। इसके पहले भी कांग्रेस जब थी तो कांग्रेस ने 1931 1931 में एक सेशन हुआ था कराची में, अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन। उस 1931 में सरदार पटेल भी थे उस सेशन में, एक प्रकार से वो अध्यक्षता ही कर रहे थे। तो उसमें डिस्कशन हुआ, अभी आजाद नहीं हुए आप, लेकिन उस सेशन में एक डिस्कशन हुआ था कि नागरिकों को कुछ अधिकार तो मिलने ही चाहिए। अंग्रेजों से जब बात हो रही है तो वो अपने सेशन में ये चीज बात कर रहे हैं कांग्रेस अधिवेशन में कि भाई हमें कुछ स्वतंत्रता तो देनी चाहिए कि हम बोल सकें, फ्रीडम हमें रहे, है ना, ये सब कुछ अधिकार तो हमें मिलने चाहिए। तो ऐसा वो कुछ बात कर रहे हैं। अभी ये कैसे याद रखोगे कि आपको अगर याद हो कि जब संविधान सभा बनी है आपकी, तो संविधान सभा में जो कमेटी बनी है मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो कमेटी है उसके अध्यक्ष सरदार पटेल को ही रखा गया है। अगर आपको पता हो, हमने आपको कमेटी बताई थी कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष किसको रखा गया था, सरदार पटेल को ही रखा गया था। आवाजें नहीं आ रही? ओहो, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम वही बोल रहे थे कि कमेटी बन गई है और वो मौलिक अधिकार से रिलेटेड, और उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार पटेल जी को रखा गया था। आ, आ गई, हाँ ठीक। तो ये कहानी समझ में आई आपको, थोड़ा सा बेसिक? अच्छा, तो अगर हम आपसे पूछे, एक क्वेश्चन पूछते हैं, इतनी कहानी से एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, देखिए कौन जग रहा है कौन सो रहा है। तो शशिकांत थोड़ी सी बड़ी जम्हाई ले रहा है, कोई बात नहीं, तो उतने में पूरा संसार ऐड हो जाएगा। अब जरा सुनिएगा, रिंकी, विवेक, कुसुम, सब लोग सुनिए। जो भारत का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया
फिर वीडियो रुक गया क्या? चल रहा है। ठीक, हमने पूछा संविधान का जो पार्ट है उस पार्ट में से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। तो जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड होगा उसी को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, कहानी आप समझ गए हैं, आपको ये याद हो गया है। तो एक पॉइंट हमने आपको समझाया, नागरिकों को अधिकार देने की शुरुआत, नागरिकों को अधिकार देने की शुरुआत किसने की? तो शुरुआत की किंग जॉन ने। कब? 1215 में। रिटन डॉक्यूमेंट था और इसी रिटन डॉक्यूमेंट को कहा गया था मैग्ना कार्टा। इसलिए हमारे संविधान के पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है, और आर्टिकल तो आप अब तक रटी लिए होंगे, 12 से 35 आर्टिकल। बारह से 35 आर्टिकल। ठीक है, मौलिक अधिकार का पीडीएफ हम आपको दे देंगे। अभी उसको करना पड़ेगा क्योंकि पुराना वाला थोड़ा सा हमें अपडेट करना पड़ेगा ना, तो हम तब भेजेंगे, इसलिए हम वो नहीं भेज रहे आपको। तो चलिए अब कर दे रहे हैं आपको। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करते हैं हम लोग, तो नागरिकों को अधिकार देने की जो शुरुआत है वो किंग जॉन ने की थी और 1215 में रिटन डॉक्यूमेंट मैग्ना कार्टा। पार्ट 3 को हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं और ये मौलिक अधिकार के बारे में बताता है 12 से 35। बट स्टूडेंट्स, आप एक क्वेश्चन का और आंसर देंगे, मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? कौन सा देश है जहां से हमने मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट लिया है? वाह, वेल डन। का जब तुरंत आंसर आया, बहुत बढ़िया, सब अच्छा आंसर दे रहे हैं। पीयूष, राफिया, है ना, देवेंद्र, रिंकी, शिवम, सुमित, वेरी गुड। तो लेकिन हुआ क्या ना, असल में समझिए, अमेरिका ने जो अधिकार दिए थे अपने, वो एक बिल ऑफ राइट्स कहलाता है। जैसे ब्रिटेन वाला था मैग्ना कार्टा कहला रहा था, तो अमेरिका जो देता था उसको बोलते थे बिल ऑफ राइट। अमेरिका के बिल ऑफ राइट। थोड़ा ऊपर करिए। अच्छा, कुछ हो गया क्या? लो देखो, स्टार्ट ये किए बट यूएसए से क्यों लिया गया? अरे तो 1215 में स्टार्ट किए हैं, वो तो राजशाही जीवन चल रहा था उस समय, राजा महाराजाओं का समय। अमेरिका का बहुत बाद का है, एकदम 18वीं शताब्दी के आसपास का। ठीक है, तो अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रभावित होकर इसीलिए जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए। ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए। ओके, नोट हो गया? हो गया सर, वेरी गुड। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स हम किसको किसको दे सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स हम केवल भारतीयों को दे सकते हैं, या कोई विदेशी आया है तो हम उसको भी दे सकते हैं? फटाफट आंसर दीजिए। फंडामेंटल राइट्स हम
केवल भारतीयों को दे सकते हैं या विदेशियों को दे सकते हैं, या दोनों को दे सकते हैं, या किसी एक को दे सकते हैं? विदेशियों को दे दे कि नहीं? ना दें? नहीं, फंडामेंटल राइट्स दोनों को मिलते हैं। अंतर बस इतना है, भारतीयों को ज्यादा है, विदेशियों को थोड़े कम राइट्स है। अरे भैया, मौलिक अधिकार में एक अधिकार जीवन जीने का भी अधिकार है। फ्रीडम टू लिव, जान, आर्टिकल 21, किसी की जान नहीं ले सकते आप, भारतीय हो चाहे विदेशी हो। तो एक है जो उनको भी जीने का अधिकार है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे जो अधिकार हैं वो बहुत सारे हैं फंडामेंटल, उनको हर अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि उनको हम कोई भी फंडामेंटल राइट न दें, ये उनके पास भी है। अगर उनको जान को खतरा है समथिंग, तो शरण में जा सकते हैं, ठीक है, वो दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा इस समझाने का प्रयास करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, एफआर का मतलब है फंडामेंटल राइट्स, दोनों को मिल सकते हैं, भारतीयों को यानी कि हमारे जो सिटीजन हैं, और एलियन को। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे जो एलियन है ना, प्राइवेसी है आर्टिकल 21। अरे उसी प्राइवेसी, उसी में वो चीज डिफाइन है, दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता उसी में है, उसी में डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शब्द एलियन हमने यूज किया है स्टूडेंट्स, एलियन जो संविधान के टर्म में जब यूज होता है तो यहाँ पे ये विदेशी के लिए यूज होता है। एलियन यहाँ पर वो मत समझिएगा वो जो दूसरे देश का वो है, मतलब दूसरे ग्रह से आ गया है। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो एलियन शब्द यूज किए गए हैं वो विदेशियों के लिए शब्द यूज किए गए, ठीक है। तो भारतीयों को है और एलियन को, हाँ ये हम कह सकते हैं ज्यादा फंडामेंटल राइट्स इनके पास, ज्यादा अधिकार इनके पास कम होंगे, इनको हर अधिकार वो प्राप्त नहीं होगा जो हमें प्राप्त है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत इनको प्राप्त है। दो तरह से ये भी देखे जाते हैं, एक देखा जाता है फ्रेंडली और एक देखे जाते हैं एनिमी। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे ऐसे देश होंगे जो हमारे दोस्त हैं, वहां के लोग हैं तो हम मित्रवत रहेंगे। अब जैसे इजराइल, तो इजराइल के जो होंगे वो हमारे साथ मित्रवत है तो उनको हम कुछ ज्यादा अधिकार दे देंगे। लेकिन जो एनिमी टाइप के, जैसे लगातार लड़ाई ही चल रही है, तो हम उनको और कटौती कर देंगे अधिकार में। भाई विदेशियों को हम जितने अधिकार देते हैं उसमें से भी हम कम कर देंगे कि भैया इतना तुम लोग थोड़े और कम रहो, और जो हमारे मित्र रहेंगे उनको हम थोड़ा ज्यादा दे देंगे, बस इतना है। तो इस तरह से चीजें चलती रहती हैं। तो ये एक पॉइंट था। अब चलिए आते हैं, तो आप ये थोड़ा सा समझ गए होंगे, ये डाउट आपका खत्म हो गया होगा कि सर क्या क्या केवल हम अपने भारतीयों को दे सकते हैं? नहीं, कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो एक दो ना ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सबको देने पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो ये चीज। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि अगर हम अधिकार की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये भी थोड़ा सा डाउट आपका खत्म कर दें, थोड़े से डाउट वाले क्लास आज हम खत्म कर दें आपसे, ताकि हम कल डिस्कस कर सके आर्टिकल। आज थोड़े डाउट क्लियर कर दें। जैसे राइट्स की बात करते हैं तो आप बार बार अपने राइट्स केवल मौलिक अधिकार पढ़ते रहते हैं, नहीं, केवल आपके पास मौलिक अधिकार नहीं है, आपके पास और भी अधिकार है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें तो हम लोग उन अधिकारों को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मतलब वो राइट्स जो हमारे संविधान में दिए गए। तो हमारे संविधान में दो तरीके से राइट्स को बांटा गया है। एक तो हमारे पास जो राइट्स हैं उनको दो तरीके से देखा गया है हमारे संविधान में जो है, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मौलिक अधिकार। तो एक पार्ट होता है जो मौलिक अधिकार वाला है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसकी बार बार चर्चा होती है पार्ट 3 में। लेकिन मतलब ये नहीं है कि केवल आपके पास यही अधिकार है, आपके पास और भी अधिकार है। ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल के कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। जैसे पहले संपत्ति का अधिकार प्रॉपर्टी वाला तो फंडामेंटल राइट में था, लेकिन अब वो प्रॉपर्टी वाला जो है अब आपके लीगल राइट में चला गया है 12 के उसमें, ठीक है ना? जब आप वो देखेंगे उस पार्ट वाला 12वां जो पार्ट देखेंगे तो उसमें अब वो लीगल राइट हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो बांटे गए हैं वो मौलिक अधिकार एक देखा जाता है, इसके अलावा हमारे पास कई सारे अधिकार हैं जो अलग तरीके से देखे जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट इसकी रक्षा करेगी। इसके लिए आप वहां जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, और ये आप इनके लिए वहां पर बार बार नहीं जा सकते कि भैया इन्होंने कानून बना दिया है और ये अब हमें ये वाला अधिकार दे दो, तो इसके लिए अदर वाले के लिए आप नहीं जा सकते। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इसको बिल्कुल प्रायोरिटी लेवल पर देखती है मौलिक अधिकार को, इसका हनन नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यदि इसका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये एक पॉइंट आपको, ठीक है, ये थोड़ा सा डाउट वाला जो केस होता है ताकि बीच बीच में अगर हम शब्द यूज करें तो आपको डाउट ना आए। तो एक पॉइंट आपका हो गया कि राइट्स वाले से भी क्लियर हो गया। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स में जो हमारे किंग जॉन है इन लोगों ने शुरुआत की, बस एक याद रखना है, बस इसलिए क्योंकि मैग्ना कार्टा वाला शब्द इंपॉर्टेंट है। तो यही दिखाना था कि मैग्ना कार्टा कैसे बोला जाता है हमारा, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट था और उसको वो लोग मैग्ना कार्टा कहते थे। तो इसलिए पार्ट 3 का जो मौलिक अधिकार है हमारा, उसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि हमने इसमें अधिकारों की बात की है। 12 से 35 तक डिस्कशन है, लेकिन हम लोग ज्यादा प्रभावित किससे हैं? अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से। तो इसको ध्यान में देखते हुए हम लोगों ने मौलिक अधिकार में कुछ चीजें की हैं, इसलिए हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया। फंडामेंटल राइट्स दोनों को दिए जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कटौती की जा सकती है, हमारे पास ज्यादा अधिकार होंगे, विदेशियों के पास थोड़े कम होंगे। राइट्स की बात करें तो जो पार्ट 3 में डिफाइन है वो मौलिक अधिकार है। इसके अलावा अगर कोई पार्ट में कोई डिफाइन है तो वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या संवैधानिक अधिकार में चले जाते हैं। अब एक और पॉइंट आपको समझना है, थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं आपसे स्टूडेंट्स, एक बेसिक जानकारी देते हैं कि वो राइट्स हैं कौन कौन से, 6 राइट्स। तो डिटेल डिस्कशन हम आज नहीं देखेंगे, ठीक है, बेसिक चीज हम डिफाइन कर देते हैं आपको, कल हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी। सेकेंड, राइट टू फ्रीडम, हिंदी में भी लिख देंगे, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, cultural and educational rights, cultural and educational rights. There are 6 rights, मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है वो आपके 6 हैं।
समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार। समता का अधिकार यानी इक्वलिटी, समानता का अधिकार आपको मिलेगा। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार। उत्पीड़न या शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये अधिकार आपका। सौरभ मिश्रा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता एवं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये 6 हैं। क्लियर है? आर्टिकल 14 to 18, 19 to 22, 23, 24, 25 to 28, 32 और शिक्षा वाला है आपका 29, 30। इकतीस वाला जो था आपका वो संपत्ति वाला था, ठीक है ना, संपत्ति से रिलेटेड। तो राइट टू इक्वलिटी, समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 18 में बात किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 में बात की गई है। एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25-28, संवैधानिक उपचार वो 32 में बात की गई है और संस्कृति एवं शिक्षा का 29 और 30 में बात की गई। 31 जो था वो असल में संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड था, ठीक है, तो उसमें संशोधन कुछ किए गए थे। अब संपत्ति का अधिकार हम यहाँ लिख नहीं रहे, तो इसलिए हम 31 नहीं लिख रहे, ठीक है। आप लोगों ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा, बताओ क्या? लिबर्टी ज्यादा व्यापक टर्म है देवेंद्र। अगर असल में हमने उसको प्रियम्बल में यूज करना था क्योंकि वो एक बेसिक स्ट्रक्चर था, इस वजह से हमने लिबर्टी वहां पे यूज किया था। वो फ्रीडम से ज्यादा व्यापक टर्म है, इस वजह से प्रियम्बल में हमें वो शब्द देखने को मिला था, क्योंकि वो एक बेसिक संरचना है, मूल संरचना, उसमें चेंज बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी तरह। आगे चल के हम देखेंगे कि सब मूल अधिकार में कुछ सुनवाई हो सकती है अगर चेंज होता है तो, लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं नहीं, संपत्ति नहीं। आप लोगों ने ये नहीं पूछा आर्टिकल 12 और 13 का क्या हुआ, क्योंकि जब हम फंडामेंटल राइट्स देख रहे हैं तो इस फंडामेंटल राइट्स में आपका शुरुआत जो राइट टू इक्वलिटी हो रहा है वो 14 से हो रहा है, समानता का अधिकार जो है। और पार्ट 3 में जो हमारी बात हो रही है, पार्ट 3 में एक में परिभाषा है। अच्छा, 12वें वाले में मतलब, ठीक है ना। तो यस, 12वां जो है आर्टिकल, वो दोनों हम लिख देते हैं 12-13, फिर हम लोग पूरा डिटेल करेंगे। तो एक्चुअल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि जब राइट टू इक्वलिटी आप पढ़ेंगे तो राइट टू इक्वलिटी में आप 14 से 18 देखेंगे, राइट टू फ्रीडम हम 19 से 22 देखेंगे,
एक्सप्लॉयटेशन के हम 23 से 24 देखेंगे। 12-13 में क्या है, ये बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी। एक डेफिनेशन दी गई है 12-13 में, इस वजह से वो हम लोगों ने उसको नहीं देखा। तो आर्टिकल 12 क्या है एक्चुअल में, अनुच्छेद 12, ठीक है। स्टेट के बारे में बताया गया। आर्टिकल 12 में इसको समझाया गया है, व्हाट इज स्टेट। मतलब अगर हम यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स में अगर हम कोई स्टेट शब्द यूज करते हैं तो ये इस स्टेट का मतलब क्या होगा। यहाँ पर इस स्टेट का मतलब केवल राज्य नहीं है। इसी चीज को समझाने के लिए उन्होंने आर्टिकल 12 में एक डेफिनेशन दी है कि हम जो स्टेट शब्द यूज करने वाले हैं इस पूरे मौलिक अधिकार में, बार बार ये शब्द आएगा स्टेट स्टेट, कि यहाँ के जो ये है निवासी है शब्द, तो ये स्टेट व्यापक टर्म है, एक मतलब ये नॉर्मल एक कोई राज्य नहीं समझेंगे आप। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 22 में इस स्टेट को ही डिफाइन कर दिया है। कैसे डिफाइन किया है, स्टेट क्या है। ऑल लॉ मेकिंग बॉडीज कानून बनाने वाली एंड उनको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसीज सभी स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। आर्टिकल 12 में ये एक डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम जब मौलिक अधिकार पढ़ने जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स जो हम अब पढ़ने वाले हैं पूरे 32 तक 35 तक 12 से 35 तक जो हम पढ़ने वाले हैं, जो अलग अलग चीजें उसमें डिफाइन की गई हैं, तो जब बार बार शब्द स्टेट आएगा तो इस स्टेट का मतलब क्या होगा। ये कोई एक नॉर्मल राज्य के बारे में नहीं है, ये उन सभी के बारे में स्टेट टर्म यूज किया गया है जो कानून बनाती हैं और वो सभी जो कानून को इम्प्लीमेंट करती हैं, उन सब को हम एक स्टेट ही मानेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, संसद पार्लियामेंट कानून बनाती है, पार्लियामेंट कानून बनाती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उसको लागू करते हैं। तो पार्लियामेंट भी स्टेट का पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट का पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसी का पार्ट है, प्रेसिडेंट भी उसी का पार्ट है, गवर्नर भी उसी का पार्ट है। इवन LIC सेल बेल जो आप देखते हैं जो भी इसमें इंक्लूडेड होगा वो सब स्टेट का पार्ट है। इनका कहने का मतलब ये था कि 12 से जब हम मौलिक अधिकार के बारे में चल रहे हैं और यहाँ पर जो स्टेट टर्म आएगा, उस स्टेट का मतलब केवल राज्य नहीं समझना है। स्टेट का मतलब है कि ये जो भी कानून बनाता है और जो भी उस कानून को इम्प्लीमेंट करता है वो सब मिलकर एक स्टेट हैं। ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें वो चाहे पार्लियामेंट खुद हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो विधानमंडल हो, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये कोई भी, या फिर कोई दूसरी बॉडी हो, LIC वगैरह हो गई, या कोई जो बनाती हो, कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो अगर बनाता हो, ये सब मिलकर एक स्टेट का पार्ट होंगे, इसको स्टेट बोला जाएगा। तो स्टेट बहुत व्यापक टर्म यूज किया गया है। आज के डेट में हम लोग स्टेट जनरली राज्य समझते हैं, इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आप समझिए कि संविधान बनाने वालों ने उन टर्मों को बड़े दूसरे तरीके से यूज किया है। हम बार बार जब संविधान पढ़ते हैं तो हम लोग स्टेट जैसे ही शब्द आता है तो हम लोग उसको राज्य समझ लेते हैं। नहीं नहीं, आपको ये चीजें समझनी होगी कि किस प्रोस्पेक्टिव में उन्होंने वो शब्द यूज किए हैं, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट्स में जो स्टेट शब्द वो यूज करेंगे, वो जितनी भी लॉ मेकिंग बॉडीज है वो और जो उनको इम्प्लीमेंट करने वाली है उन सबके लिए एक ब्रॉडर टर्म है ये, ठीक है। इसीलिए वो आर्टिकल 12 में इस बारे में समझाया गया है और उसी में वो बहुत सारी चीजें समझा रहे हैं कि आर्टिकल 12 में कौन कौन होगा। तो एक डिफाइन कर रहा है, वो क्या डिफाइन कर रहा है कि देखिए स्टेट में वो सब आएंगे। कौन आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें आएगी।
क्यों? ये इम्प्लीमेंट करती है। पार्लियामेंट भी इसमें आएगा, पार्लियामेंट कानून बनाता है। स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अप्लाई करवाती है, ठीक है, उस कानून को। स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल, राज्य लेवल पर जो विधानसभा, विधान परिषद वगैरह, स्टेट लेजिस्लेचर, वो बनाते हैं कानून। मतलब एक तरफ कानून बनाने वाले हैं, एक तरफ कानून को क्रियान्वित करने वाले हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं। मतलब एक कानून बनाने वाला है लेजिस्लेटिव, एक है कार्यपालिका, एक विधायिका है, एक कार्यपालिका। तो इस तरह से चीजें देखी जा रही है। ये सब स्टेट हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि सब स्टेट है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं लोकल अथॉरिटी भी है, वो भी स्टेट है। अब वो चाहे पंचायत के रूप में हो, ठीक है, नीचे गांव लेवल तक जो जाता है वो सब इंक्लूड होगा इसमें, लोकल अथॉरिटीज होंगे, ठीक है ना। ये सारे के सारे सब के सब स्टेट हैं। ये आर्टिकल 12 में ये समझा रहे हैं। तो आर्टिकल 12 में इन्होंने जो डेफिनेशन समझाई है वो आपको एक तरह से स्टेट के बारे में समझाया है कि स्टेट क्या है और हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे। क्लियर है? बस ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल देखते हैं। और कल भी क्लास इसी टाइम पे होगी। कल भी थोड़ा हम बिजी रहेंगे, तो 11:30 बजे ही आपकी क्लास होगी, है ना, कल भी। उसके बाद से हम लोग का 9 बजे रेगुलर हो जाएगा। क्लियर? तो आज हम लोगों ने ये देख लिया है 12 का, और 13 से कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जितना हो सकता है कल डिस्कस करेंगे, बच जाएगा फिर परसों कर लेंगे। आर्टिकल 13 कल समझा देंगे, ठीक है। आर्टिकल 13 थोड़ा सा कल समझा देंगे, उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। वो उसमें बस इतना बताया गया है, आपको अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट जाने का। 13 में ये बताया गया कि अगर कोई फंडामेंटल राइट से आपसे छेड़खानी करता है, आपके फंडामेंटल राइट को हनन करता है, तो आप आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो बताया गया है, ठीक है। चलो हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके एवरीवन, आज की कहानी खत्म, आज की मजदूरी खत्म करें हम, ठीक। कल फिर आएंगे अपनी मजदूरी वापस लेने। ओके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, जल्दी सिलेक्शन लीजिए और सेटल हो जाइए। कहाँ पर सेटल होना है? भारत में ही ना? हाँ ठीक, ओके, चलिए। हाँ, देवेंद्र यूएसए जाएगा बेटा, शादी करनी है पहले। यूएसए में जाओगे तो अब वहां जाके कर लेगा, कोई बात नहीं, कोई अमेरिकन को ही कह देगा भाई देखो कर लो। हाँ, ये भी तरीका है, अमेरिकन से कोई कर लो शादी, बढ़िया है ना, तो भी आपको सुविधाएं मिलने लग जाएंगी। प्राचीन भारत का पीडीएफ अभी तक नहीं सेंड किया ना, देखते हैं यार, उसको कोशिश करते हैं जल्दी सेंड कर दें।